गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 आप पढ़ रहे थे रोग, और रोग में पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाए थे संक्रामक रोगों के उपचार एवं नियम। यदि संक्रामक रोग हमारे शरीर में फैल जाए तो उन्हें हम किस प्रकार से रोक सकते हैं और किस प्रकार से हम उनका उपचार कर सकते हैं। और संक्रामक रोगों की हमने आपको सीमाएं भी बताई थी कि वे कहाँ तक रहते हैं और कहाँ तक से ये फैलते हैं। आज हम आपको बताएंगे संक्रामक रोगों के निवारण की विधियाँ। तो हेडिंग डालेंगे संक्रामक रोगों के निवारण की विधियाँ। संक्रामक रोगों के निवारण की विधियाँ यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिवेंट डिसीज। संक्रामक रोगों के निवारण की विधियाँ यानी कि इसे कह सकते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट डिसीज। देखिए, जो संक्रामक रोग होते हैं अब वो हमारे शरीर में फैल गए, हमने बहुत साफ सफाई रखी, फिर भी क्या हुए, हम कहीं से संक्रमित हो गए। अब उनका निवारण तो हमें करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हम उस रोग से और ग्रसित होते जाएंगे। ठीक है, तो इसके निवारण करने के लिए निम्न विधियां हैं जो अपनाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो जो निम्न विधि है वह है साफ सफाई। यदि कोई व्यक्ति ग्रसित होता है, आपने देखा होगा कि जब किसी को चिकन पॉक्स होते हैं तो उसे बहुत साफ सफाई से रखा जाता है, या कोई भी रोग उसे हो, या घाव भी हो जाता है तो घाव को कहा जाता है कि गर्म पानी से उसे धोएं या डिटॉल से धोएं, उसकी पट्टी को रोज बदलें, साफ रखें, क्योंकि साफ सफाई से ही रोगों का सबसे पहले निवारण तो इसी से ही है। आपने ये देखा होगा कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर भी सफाई का विशेष ध्यान होता है। वहाँ पर फिनाइल का हर घंटे में पोछा लगाया जाता है, हर घंटे में झाड़ू रखी जाती है, हर यंत्र को साफ किया जाता है, इसलिए कि मरीज जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, है ना। तो जो महत्वपूर्ण कारक है वह क्या है, साफ सफाई है इसमें। तो जो सबसे पहले लिखेंगे, चलिए थोड़ा सा लिख लें, लिखिए संक्रामक रोगों के निवारण की विधियाँ निम्नलिखित हैं। संक्रामक रोगों के निवारण की विधियाँ निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं संक्रामक रोगों के निवारण हेतु संक्रामक रोगों के निवारण हेतु जल स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संक्रामक रोगों के निवारण हेतु जल स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है तथा रोगों के निवारण की निम्न विधियां भी हैं तथा रोगों के निवारण की निम्न विधियां भी हैं। सबसे पहले लिखेंगे देखो, हम आपको बताएं कि जैसे सूक्ष्म जीव है, ये कहाँ निवास करता है, प्रत्येक जगह पर, यहाँ भी है भीड़ भाड़ की जगह पर। तो जो सूक्ष्म जीव है उसका कहाँ पर है, प्रत्येक जगह पर। तो हमें सूक्ष्म जीव से बचना है, तो हमें प्रत्येक जगह को क्या करना होगा, साफ, जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह को तो हमें साफ सफाई रखनी ही होगी, क्योंकि उस जगह पर सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं। पेयजल से भी रोग होते हैं, तो पेयजल को भी हमें क्या रखना होगा, स्वच्छ रखना होगा। कुछ लोगों को क्या होता है, आपने देखा होगा कि घड़ा भरा रखा है, 4 दिन का पानी उसमें भरा है, टंकी में पानी भरा है 10 दिन से, कोई साफ सफाई, उसी पे फिर भर लिया, तो आपने देखेंगे कुछ समय के बाद उसमें सूक्ष्म जीव पहुंच जाते हैं, फिर छोटे छोटे से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और जब लोग इसे पी जाते हैं
तो भाई क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं रोग से। तो चलिए लिखे सबसे पहली विधि प्रबल प्रतिरक्षी तंत्र। प्रबल प्रतिरक्षी तंत्र। प्रबल प्रतिरक्षी तंत्र। देखिए, संक्रामक रोगों के निवारण के लिए सबसे पहले हमारा प्रतिरक्षी क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। यदि हमारा प्रतिरक्षी मजबूत होगा तो रोग हमारे ऊपर कम हावी हो पाएगा। जैसे इस समय आपको बताया जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है वह यंग लोगों पर कम हावी हो पा रहा है। क्यों? कहते हैं कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। इम्यूनिटी माने क्या है, वह प्रतिरक्षी अच्छे हैं, उसके जो प्रतिरक्षी है वो क्या है, मजबूत हैं, अच्छे हैं, इसलिए जो ये वायरस है उस पर कम हावी हो रहा है। और बुजुर्गों को बताया गया कि ये घर से बाहर ना निकलें। क्यों? क्योंकि जो उनके बुजुर्गों के जो ऑर्गन्स हैं वो कार्य करते करते, जब उनकी आयु हो गई कितनी, 70 साल, 65 साल, 80 साल, तो कार्य करते करते ऑर्गन्स क्या हो गए, कमजोर हो गए। उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उनकी प्रतिरक्षी तंत्र अच्छे मजबूत नहीं है। इसी कारण क्या है, वे रोग ग्रसित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार का कोई रोग हो गया तो वह फिर निरंतर चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उनके ऑर्गन्स जो हैं वो कमजोर हो चुके हैं और वह उतने प्रकार से अच्छे कार्य नहीं करते जैसे एक युवावस्था के ऑर्गन्स कार्य करते हैं, है ना। तो लिखिए, प्रतिरक्षी तंत्र हमारे शरीर में, प्रतिरक्षी तंत्र हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले, प्रतिरक्षी तंत्र हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों से लड़ता है, सूक्ष्म जीवों से लड़ता है। हमने एक दिन बताया था कि ये सैनिक होते हैं और सैनिक की तरह कार्य करते हैं। जब दूसरा कोई दुश्मन आता है तो वह इससे लड़ते हैं। अब लड़ने में ये मर गए तो वह अंदर घुस आए, और मर गए तो वह अंदर घुसते चले जाते हैं, है ना। प्रतिरक्षी तंत्र हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों से लड़ता है। वह उन्हें नष्ट कर देता है, वह उन्हें नष्ट कर देता है। इस प्रकार हमारे शरीर, इस प्रकार हम रोग से मुक्त हो जाते हैं, इस प्रकार हम रोग से मुक्त हो जाते हैं। प्रतिरक्षी तंत्र की कोशिकाएं, प्रतिरक्षी तंत्र की कोशिकाएं रोगाणुओं के बढ़ने से, प्रतिरक्षी तंत्र की कोशिकाएं रोगाणुओं के बढ़ने से पहले, रोगाणुओं के बढ़ने से पहले उन्हें मार देती है, पहले उन्हें मार देती है। और यदि प्रतिरक्षी तंत्र, और यदि प्रतिरक्षी तंत्र रोगाणुओं को नहीं मार पाती, और यदि प्रतिरक्षी तंत्र रोगाणुओं को नहीं मार पाती तो व्यक्ति रोगग्रसित हो जाता है, तो व्यक्ति रोगग्रसित हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि हमें क्या जरूरी है, हमारे लिए क्या जरूरी है। हमारे प्रतिरक्षी तंत्र कैसे होने चाहिए, प्रबल होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, है ना। तो ये तो कैसा हो गया, आप दूसरी हेडिंग डालेंगे संतुलित आहार। और होंगे कैसे, जब हम संतुलित आहार लेंगे तो हेडिंग डालेंगे संतुलित आहार, संतुलित आहार। संतुलित आहार, ठीक है। जब हमारे शरीर में संतुलित आहार पहुंचेगा तभी तो हमारे प्रतिरक्षी अच्छे होंगे, मजबूत होंगे। मुझे चाउमीन बर्गर खाने से हमारे प्रतिरक्षी मजबूत नहीं होंगे। हमें कैसा भोजन खाना होगा, प्रोटीन युक्त, विटामिन युक्त, है ना।
ऐसे पोषण को प्राप्त करना होगा। बतासे, चाट, चाउमीन, बर्गर, डोसा, इन सब खाने से क्या होगा, हमारा पेट खराब हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी और हमारे प्रतिरक्षी भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमें पौष्टिक आहार लेना, जैसे दूध है ना, घी, फल है ना। इस प्रकार से जब हम पदार्थों को लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी और वह रोगों से लड़ेगा। तो लिखें इसमें संतुलित आहार लेने से, संतुलित आहार लेने से हमारे, संतुलित आहार लेने से हमारे प्रतिरक्षी मजबूत होते हैं, हमारे प्रतिरक्षी मजबूत होते हैं और रोगों से बचाते हैं, और रोगों से बचाते हैं। इसके लिए हमें अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है, इसके लिए हमें अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये तो तुम्हारा हो गया क्या, प्रबल प्रतिरक्षी तंत्र और दूसरा संतुलित आहार। संतुलित आहार में आपको समझ में ही आ गया होगा कि जब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आप बीमार होते होगे तो बीमार होते हो जब डॉक्टर मना कर देता है कि चट्टा मिट्ठा समोसे मोसे नहीं खाना, घर पे हमें क्या खिलाया जाता है, दूध, केले, सेब, अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाए जाते हैं। दरिया इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि ये हल्का होता है, पाचक होता है, जिससे वह हमारी उस समय हमारे अंग क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और वह सही से जो हम भोजन खाते हैं उसका पाचन सही से नहीं कर पाते, सही से क्रिया नहीं कर पाते। इसलिए हल्के भोजन को दिया जाता है, जैसे खिचड़ी हुई, दलिया हुई, जिससे वह शरीर में जाए और हमारी जो अंग हैं उनको ज़्यादा मेहनत ना पड़े, जब वो धीरे धीरे ठीक हो जाए तो आप चाहे जैसा भी खा लें भोजन वैसे पचा सकें। तो आपने देखा होगा कि घरों पे हमें जब हम बीमार होते हैं तो अच्छे पोषण मिलता है, इसलिए कि इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े और हम जल्द स्वस्थ हो जाएं। ठीक है, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। आप अगली हेडिंग डालेंगे, संक्रामक रोगों के निवारण की विशिष्ट विधियां। संक्रामक रोगों के निवारण की विशिष्ट विधियां। संक्रामक रोगों के निवारण की विशिष्ट विधियां। लिखेंगे नंबर 1, प्रतिरक्षाकरण। इसके अंदर है प्रतिरक्षाकरण। सबसे पहली विधि है प्रतिरक्षाकरण। लिखेंगे जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करता है, जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है। रोगाणुओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है और उस रोगाणु को पूरी तरह से नष्ट कर देता है
प्रतिरक्षाकरण कहलाती है। यह क्रिया प्रतिरक्षाकरण कहलाती है। समझ में आ गया प्रतिरक्षाकरण क्या है? तो देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस समय कोरोना वायरस फैला हुआ है, ऐसे ही पहले बहुत सारी बीमारियां हुआ करती थी जिनका इलाज नहीं था और लोग ऐसे ही डरते थे जैसे आज डरे हुए हैं। जैसे हैजा था, एक गांव में अगर फैल जाए तो पूरा गांव नष्ट हो जाता था, कम से कम 100 200 लोग मर जाते थे। क्यों? पीने का साधन एक ही था, जैसे तालाब है, नदी है, तो जब नदी और तालाब दूषित हो जाता था वह वही जल ग्रहण करते थे और पूरा गाँव बीमार हो जाता था। तब उनके पास इसका इलाज नहीं था। फिर धीरे धीरे कुछ लोग उसमें बचे भी, कुछ लोग ठीक भी हुए और कुछ मर भी गए। धीरे धीरे उन्होंने इस रोग का निवारण भी जान लिया और आज ठीक भी हैं। इसी प्रकार से चेचक थी, ये भी एक बहुत बड़ी महामारी थी वायु में, जिसे चेचक को बड़ी माता या छोटी माता कहते हैं। ये वायु में संक्रमण इसका होता है, इसका भी कोई इलाज नहीं था और लोग ठीक थे, आज भी ठीक है। तो इसका टीकाकरण होने लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन जो होता है वो हमारा शरीर होता है कि हमारे शरीर किस तरीके की चीज़ों को सह पा रहा है, किन तरीके की चीज़ों को नहीं सह पा रहा है। जैसे आप आज भी जानते हैं कि कोरोना की कोई भी अभी मेडिसिन नहीं बनी, लेकिन फिर भी लाखों लोग उससे ठीक हो चुके हैं। क्यों? इम्यूनिटी के कारण। हमारे शरीर में रोग को सहने की क्षमता अधिक है, प्रतिरक्षी हमारे इतने अच्छे उसे मारने की क्षमता अधिक है। इस कारण आज लोग ठीक हो रहे हैं। क्या उसकी कोई मेडिसिन आई? अभी कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ठीक हो रहे हैं। ये किसके कारण? अपने शरीर की प्रतिरक्षी के कारण। तो जैसा कि हमने आपको बताया, तो सभी लोगों को बस इस पर ध्यान देना है कि हमें अच्छे से अच्छे पोषण को प्राप्त करना है। इसके आगे कल हम आपको